पिता के कारण जेपी के नाम से भी जाना जाता है, का आरंभिक जीवन बहुत ही कष्ट में बीता। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 के दिन आज के बिहार राज्य परंतु तत्कालीन संयुक्त बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत राज्य के सारण जिले में स्थित सिताबदियारा गांव में श्री हरसुदयाल श्रीवास्तव, देवकी बाबू और फूल रानी देवी के चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में कार्यरत थे, इसीलिए उन्होंने जयप्रकाश बाबू को गांव की आरंभिक शिक्षा दिलाने के बाद पटना के कॉलेजिएट स्कूल की 7वीं कक्षा में एडमिशन करवा दिया, जहां उनको राज्य सार्वजनिक मैट्रिक परीक्षा में पटना कॉलेज के लिए जिला योग्यता छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। सन 1918 तक वो यहां पढ़े, फिर उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया। स्कूली दिनों में इनका बहुत अच्छा विकास हुआ और वर्ष 1918 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। सन 1920 में 18 वर्ष की आयु में जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के मशहूर गांधीवादी नेता व समाज सेवी बृज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश स्कूल को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का निश्चय किया, लेकिन धन न होने के कारण वो जानूस नाम के कार्गो शिप पर नौकरी करके अमेरिका पहुंच गए। 8 अक्टूबर 1922 को कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद जनवरी 1923 में बर्कले विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। अपनी फीस भरने के लिए उन्होंने कभी किसी फैक्ट्री में तो कभी होटलों में, कभी गैरेज में गाड़ी बनाने का काम किया। इसके बाद भी इनकी पढ़ाई में काफी कठिनाइयां आईं। बर्कले विश्वविद्यालय में फीस डबल कर देने से वो यूनिवर्सिटी छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ लोया में उनको एडमिशन लेना पड़ा। पैसों की कमी की वजह से उनको कई यूनिवर्सिटीज में समय समय पर अपना एडमिशन कराना पड़ा। एमए की डिग्री पूरी करने के बाद माताजी की तबीयत खराब होने के कारण सन 1929 ईस्वी में भारत वापस आ गए और पीएचडी की डिग्री पूरी न कर सके। वर्ष 1929 में अपनी उच्च शिक्षा समाप्त कर अमेरिका से भारत आने के बाद भारतीय राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका में ये पूरी तरह से मार्क्सवादी हो चुके थे। भारत वापस आने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और महात्मा गांधी को अपना गुरु बनाया, जिनसे तमाम राजनैतिक गुण सीखे। वर्ष 1932 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जेल गए। अंग्रेजों ने पहले नासिक जेल में रखा, जहां इनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया, मीनू मस्तानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, बसवोन सिन्हा, यूसुफ देसाई, सीके नारायण स्वामी जैसे अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हुई। इनके साथ कांग्रेस में वामपंथी दल का निर्माण किया, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP कहा गया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। जब कांग्रेस ने सन 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया, तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। सन 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी को जेल से रिहा कर दिया गया। 17 मई 1934 को जेपी नारायण ने पटना में एक बैठक में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 22-23 अक्टूबर 1934 को बंबई के सम्मेलन में उन्होंने एक अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव और मसानी संयुक्त सचिव बने। इस सम्मेलन के स्थल को कांग्रेस के झंडों और कार्ल मार्क्स के चित्रों से पाट दिया गया था। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता, पंडित रामानंदन मिश्रा, शालिग्राम सिंह और श्याम बार्थवार के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदी। आज़ादी के लिए भूमिगत आंदोलन किया। सितंबर 1943 में जब वो ट्रेन से अमृतसर जा रहे थे,
तब उन्हें पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर के कुख्यात यातना कक्ष में ले जाया गया और नवंबर और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में कई दिनों तक बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। बाद में महात्मा गांधी की अपील पर न चाहते हुए भी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने 1946 में जयप्रकाश नारायण को रिहा कर दिया। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय नेता, समाजसेवी, सिद्धांतकार, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। वो समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के विरोधी थे। उनका समाजवाद सबको समान अवसर और संतुलित विकास करने का पक्षधर था। जयप्रकाश नारायण को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु जयप्रकाश नारायण ने जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे अभी समाजवादी विचारधारा के लिए संघर्ष करना है। सन 1953 में उन्होंने मार्क्सवाद को भी पूरी तरह से छोड़ दिया और विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। वो आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में उन्होंने राजाओं, जमींदारों, तालुकेदारों से अपील की कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों को दे दें। आजादी के बाद 20 सालों तक जयप्रकाश बाबू भारत की सक्रिय राजनीति से दूर रहकर भूदान, ग्राम स्वराज्य और लोक नीति के समर्थन में नए ढंग से नए समाज के निर्माण करने में जुटे रहे। जयप्रकाश नारायण भारत में दलीय प्रथा के विरोधी थे। वो कहते थे कि ये व्यवस्था जनता को शक्तिहीन बना रही है, इसीलिए वो भारत में दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे। वो कहते थे कि ये प्रक्रिया नीचे से प्रारंभ हो, स्वशासन और स्वप्रबंध का कार्यक्रम जनता के समक्ष रखा जाए। वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे। मार्क्सवाद विचारधारा और मार्क्सवादियों के वो प्रखर आलोचक बन गए थे। उन्होंने सन 1956 में हंगरी पर सोवियत संघ के आक्रमण और सन 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे का भी विरोध किया था। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने कांग्रेस समाजवादी दल को कांग्रेस से अलग कर लिया और अपने दल से कांग्रेस शब्द को भी हटाकर केवल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। बाद में उन्होंने आचार्य जेबी कृपलानी के साथ मिलकर कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कर लिया। इसी बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी दल इससे अलग हो गया और उन्होंने एक अलग समाजवादी पार्टी बना ली। फिर कुछ समय के बाद प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। जयप्रकाश बाबू गांवों के विकास के लिए गांवों में स्वावलंबी एवं छोटी छोटी इकाइयां स्थापित करने के पक्षधर थे। जयप्रकाश नारायण ने सहकारी खेती का भी समर्थन किया। वो भूमि जोतने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि खेतीहर मजदूरों का शोषण तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि सहकारी खेती या सामूहिक योजना नहीं बनाई जाएगी। उनकी आस्था भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद में थी। वो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सहकारी व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते थे और इसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसके लिए वो हर सरकार से टकराते रहे। जिन जवाहरलाल नेहरू ने उनको राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया और अपने आनंद भवन में रहने का स्थान दिया, उन्हीं के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने विचारों के न मिलने पर संघर्ष किया और उनकी मुखर होकर आलोचना की। ये केवल जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति ही कर सकता था। जयप्रकाश नारायण का मजदूर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो भारतीय रेलवे के सबसे बड़े मजदूर संघ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सन 1947 से लेकर सन 1953 के बीच अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF की मेंबरशिप 1.4 मिलियन की बढ़ाकर उसे भारतीय रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बना दिया था। AIRF की स्थापना 16 फरवरी 1925 को हुई थी। सन 1940 के दशक के अंत तक
एआईआरएफ पर समाजवादियों और कम्युनिस्टों का वर्चस्व होना शुरू हो गया था। सन 1947 से 1953 के बीच संघ के अध्यक्ष समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण थे, जबकि पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु उपाध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण के इस संगठन से कांग्रेस पार्टी की सरकार परेशान हो गई। इसीलिए सन 1948 में कांग्रेस ने अपनी खुद की रेलवे विंग इंडियन नेशनल रेलवे वर्कर्स फेडरेशन INRWF का गठन किया। मार्च 1949 में जयप्रकाश नारायण ने अपने प्रभावशाली नेतृत्व में एआईआरएफ को हड़ताल शुरू करने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन सरकार द्वारा सुलह के प्रयास के बाद हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया। लेकिन संघ की कम्युनिस्ट शाखा ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। सरकार ने कार्रवाई शुरू की और जगह जगह सैनिकों को तैनात कर दिया था। लगभग 7,000 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2,000 मजदूरों को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट संगठन से जुड़े यूनियनों और सदस्यों को संघ से निष्कासित कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से ही सन 1953 में एआईआरएफ का INRWF में विलय करके नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस का गठन किया गया था। लेकिन ये एकता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी और सन 1955 में एआईआरएफ फिर से अलग हो गया। भारतीय रेलवे मैनेजमेंट द्वारा कांग्रेस गठबंधन यूनियनों के प्रति पक्षपात के बावजूद एआईआरएफ ने रेलवे कर्मचारियों के बीच मजबूत प्रभाव बनाए रखा। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने इस मजदूर संगठन से अपने आप को अलग कर लिया और उन्होंने अपने आप को सर्वोदय आंदोलन के प्रति सक्रिय कर लिया। वो विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। हमने देखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण लगातार प्रगतिशील बने रहे। वो कभी भी किसी एक विचारधारा से चिपके नहीं रहे। जब उनको ये विचारधारा कंजर्वेटिव लगी, तब उन्होंने उसे छोड़कर प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ अपना नाता जोड़ लिया। इस तरह उनका विश्वास हमेशा लोक कल्याण में बढ़ता गया। अमेरिका में जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवाद का विचार कहीं श्रेष्ठ